मोबाइल नेटवर्क क्या ये कोई लग्जरी है या आज के ज़माने में एक बेसिक सर्विस? और दूर दराज के गांव छोड़िए, देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की सर्विसेज नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनियों के आपसी झगड़े नहीं सुलट रहे। उनका आपसी मामला वो जाने, लेकिन जनता को नेटवर्क ही ना मिलना ये कैसे ठीक है? और इस बात को हफ्तों हो चुके हैं, लेकिन सरकार का भी कुछ खास एक्शन नहीं दिख रहा। आज यही कहानी हम आपको बताएंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे कुछ साल पहले चाइना पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, अब के डावाडोल माहौल में केंद्र सरकार उन्हें हटाने का सोच रही है। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। मान लीजिए आप मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं और आपके फोन में नेटवर्क ही ना आए। कोई भरोसा करेगा इस बात पर? मुंबई जैसे शहर में एयरपोर्ट जैसी जगह पर नो नेटवर्क। लेकिन पता क्या, ये सच है। देश के दो सबसे बड़े बिजनेस घराने अडानी और अंबानी, यानी अडानी और रिलायंस, आपस में सुलह नहीं कर पा रहे हैं और इस चक्कर में लोगों के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। मुंबई के दो नए प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन। इसमें नवी मुंबई एयरपोर्ट नया है और हाल ही में शुरू हुआ है, एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, माने नए सिरे से बना हुआ एक नया ढांचा। लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं तो पता लगता है कि मोबाइल नेटवर्क गायब। आपके पास चाहे किसी भी कंपनी की सिम हो, नहीं चलेगी। चलेगा क्या? सिर्फ वाईफाई। व्हाट्सएप से रजिस्टर करो, ओटीपी लो, तब जाकर इंटरनेट पाओ। वहीं मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन में अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल की सिम है तो टूटा फूटा नेटवर्क पैच ही आपको मिल जाएगा, लेकिन सिम अगर जियो या एयरटेल की निकली तो नो नेटवर्क। ऐसा क्यों? जानने के लिए पहले ये जानिए कि इनकी देखरेख कौन कर रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाती है अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड और मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन को चलाती है मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लेकिन जो मेट्रो है उसके अंदर नेटवर्क लगाने की जो जिम्मेदारी है वो एक तीसरी कंपनी को दी गई है, सऊदी अरब की कंपनी ACES को। अब झगड़ा है किराए का। अडानी की कंपनी का कहना है कि अगर टेलीकॉम कंपनी को वहां अपना नेटवर्क चलाना है तो हर महीने 92 लाख रुपए किराया देना होगा। और जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल का कहना है कि इतना ज़्यादा पैसा देना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। लेकिन क्या 92 लाख रुपए हर महीने हर ऑपरेटर के हिसाब से ज़्यादा है? ये जानने के लिए बाकी एयरपोर्ट्स का किराया देखिए। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में टेलीकॉम कंपनियां 15 से 20 लाख रुपए महीना देती हैं। मुंबई के पुराने छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट में करीब 45 लाख रुपए महीना। और सरकारी एयरपोर्ट्स में तो ये किराया और भी कम होता है, लगभग 90% तक कम होता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि किस चीज़ के किराए की बात हो रही है? टेलीकॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर की। टेलीकॉम सेक्टर में दो तरह की कंपनियां होती हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर यानी जो आपको सिम और नेटवर्क देती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां जो केबल, एंटेना और ये मशीनें लगाती हैं। नवी मुंबई पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी ने ही बनवाया है और एक्वा लाइन मेट्रो में इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का काम हमने आपको बताया ही था, ACES को दिया गया है। उन्होंने करीब 120 करोड़ रुपए खर्च करके नेटवर्क की मशीनें लगाई हैं। ऐसे में उनका कहना है कि अपनी लागत तो हम वसूलेंगे। टेलीकॉम कंपनियों को इसी के लिए वसूला जा रहा किराया नहीं बच रहा है। टेलीकॉम कंपनियों का ये भी कहना है कि उन्हें खुद अपना नेटवर्क लगाने की अनुमति ही नहीं दी जा रही, फिर इतना किराया मांगा जा रहा है। दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं और बीच में फंसा है देश का नागरिक। अब सवाल ये भी उठता है कि टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने वाली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, इस बारे में क्या कर रही है? ट्राई का काम होता है कि देश में टेलीकॉम सेवाएं आम लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। अभी तक ट्राई ने यही कहा है कि 1 महीने के अंदर बैठक बुलाई जाएगी। अडानी एयरपोर्ट के CEO का बयान भी आया। अरुण बंसल ने कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाना बहुत महंगा होता है, इसलिए शुरुआती खर्च निकालने के लिए चार्ज ज्यादा रखना पड़ता है। अब जब ये मुद्दा उठ ही गया है तो टेलीकॉम कंपनियां भी इसे अच्छे से निचोड़ रही हैं। दिल्ली, हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स में पुराने किरायों पर दोबारा बातचीत शुरू हो गई है। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे नए प्रोजेक्ट से भी टेलीकॉम कंपनियां बात कर रही हैं कि उन्हें खुद अपना नेटवर्क लगाने दिया जाए। लेकिन बात यह है कि दो प्राइवेट कंपनियां किराए पर सहमत नहीं हो पा रही हैं और इसकी सजा जनता को मिल रही है। एयरपोर्ट पर उतरिए, फोन नहीं चलता। मेट्रो में सफर करिए, नेटवर्क नहीं मिलता। इमरजेंसी कॉल करनी हो तो क्या करें? और इमरजेंसी छोड़िए, भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में मुंबई जैसे बड़े शहर में फोन का नेटवर्क ना आना, ये गंभीर बात है। ये कोई लग्जरी सर्विस नहीं है। मोबाइल नेटवर्क आज एक बेसिक जरूरत है। अब आते हैं अगली खबर पर। भारत में इन्वेस्टमेंट में कमी आई है। ये आपने आजकल खूब सुना होगा। हम एक पर्टिकुलर तरह के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। कुछ इन्वेस्टर्स 2025 में 2024 का 1/4 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2024 में ये इन्वेस्टमेंट 1,80,000 करोड़ था और 2025 में कुछ 54,000 करोड़ रह गया।
हम बात कर रहे हैं स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट की, यानी वो निवेशक जो किसी देश की सरकार के पैसे को दुनिया भर में इन्वेस्ट करते हैं। ये वो बड़े फंड्स होते हैं जो किसी देश की सरकार चलाती है, जैसे तेल बेचने वाले देशों के पास जो जमा पैसा होता है, जैसे सऊदी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पेंशन फंड्स होते हैं या सरकारों का बचा हुआ पैसा। इन्हें कहते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड या फिर सरकारी निवेश फंड। और इनकी खास बात यह है कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जल्दी पैसा निकालकर भागते नहीं हैं, जो FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं। इसके बारे में हमने आपको खर्चा पानी के एक पुराने एपिसोड में बताया भी था कि कैसे FII बार बार पैसे बाहर निकाल लेते हैं देश से और देश का रुपया कमज़ोर हो जाता है, और ये निवेश किसी देश की स्थिरता में भी भरोसा दिखाता है। FIIs नहीं, सॉवरेन वेल्थ फंड्स। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से कुछ साल पहले भारत का इन इन्वेस्टर्स के टोटल इन्वेस्टमेंट में करीब 9.5% हिस्सा हुआ करता था, और अब कितना है? सिर्फ 2%। ऐसा क्यों हुआ? अभी पूरी दुनिया में माहौल खराब है, जंग का डर है, ब्याज दरें ऊंची हैं। ऐसे में बड़े इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि जोखिम मत लो, पैसा सुरक्षित जगह रखो। इसका मतलब हुआ कि उभरते देश जैसे भारत, इन्हें छोड़कर पैसा अमेरिका और यूरोप जैसे सुरक्षित बाजारों में चला जाता है। इन इन्वेस्टमेंट्स में से गल्फ के देशों का पैसा खास तौर से घटा, और भारत में निवेश करने वाले सबसे बड़े सरकारी निवेशक गल्फ के देश ही होते हैं। 2024 में खाड़ी के देशों ने भारत में 38,700 करोड़ रुपए लगाए थे। 2025 में ये घटकर 12,400 करोड़ रुपए रह गए। तो अब ट्रेडिशनल सरकारी निवेशक पीछे हट रहे हैं, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्या नए देशों के लिए भारत में निवेश करना आसान बनाया जाए, नियम कानून बदले जाएं? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से अब भारत डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है, कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भर रहने की बजाय अलग अलग देशों से निवेश लाने की स्ट्रैटेजी। इसी सब के चलते रॉयटर्स में छपी निकुंज ओरे और सरिता चंगाती सिंह की 8 जनवरी की रिपोर्ट का रुख करते हैं। रिपोर्ट से पता लगता है कि भारत चीन के निवेश के लिए दरवाजे खोल सकता है। 5 साल पहले यानी 2020 में भारत ने कुछ कठोर नियम लागू किए थे। इन नियमों के चलते चाइनीज कंपनियां भारत सरकार के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बोली तक नहीं लगा सकती थी। प्रोजेक्ट्स जैसे रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर स्टेशन, सड़क, यही सब चीन की कंपनियां उस काम का ठेका नहीं ले सकती हैं। रोक लगाने का कारण था 2020 में भारत और चीन की सेना के बीच हुआ टकराव। उसके बाद भारत ने ये कदम उठाए, लेकिन अब भारत नियम हटाने का क्यों सोच रहा है? अब स्थिति बदल रही है, सीमा पर तनाव कुछ कम हुआ है। 2025 में 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी चाइना के दौरे पर गए। दोनों देशों के बीच व्यापारिक बातचीत शुरू हुई। अभी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से फाइनल होने के बाद चीनी कंपनियां फिर से सरकारी ठेकों में बोली लगा सकेंगी। इस कदम से भारत में निवेश बढ़ेगा, लेकिन इस वजह से भारतीय कंपनियों को ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। पर क्या इस फैसले के साथ सुरक्षा और आत्मनिर्भरता जैसी चिंताएं जुड़ी होंगी? आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। हमारे ना टेक्नोलॉजी में कमजोरी है देश की, और इसलिए हमारा चीन के साथ $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। उसमें हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स भी आते हैं, लो टेक्नोलॉजी आइटम्स भी आते हैं। हाई टेक्नोलॉजी में जैसे कार कंपोनेंट्स हो गए, जैसे कि मशीनरी हो गई फैक्ट्रीज की, जैसे कि API हो गए फार्मास्यूटिकल्स के लिए, और लो टेक्नोलॉजी में गणेश की मूर्ति, दिवाली के लाइट वगैरह सब आता है। तो ये टेक्नोलॉजी की कमजोरी है कि हमारे यहाँ जो फैक्ट्री लग रही हैं उनमें चाइनीज इक्विपमेंट बहुत आ रहा है, कैपिटल आइटम्स। उनको चलाने के लिए हमें चाइनीज इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब से 2020-21 के बाद से जब चीन के साथ हमारी बॉर्डर पे परेशानी बढ़ी, तो हम वीज़ा नहीं दे रहे थे, और अब वीज़ा देने के लिए फिर हमारे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन्होंने दरकार की कि ये बिना उसके हमारी फैक्ट्री ठीक से चल नहीं सकती हैं। तो इसलिए सरकार ने फिर अब रिलैक्सेशन उस पर किया है। सवाल ये है कि हमारा क्या सिक्योरिटी पे असर इसका पड़ेगा? अगर सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा तो उनके जो इक्विपमेंट है उसमें जो अगर उन्होंने कुछ बग्स वगैरह डाले हैं तो उसका असर पड़ेगा। जैसे कि हुआवेई का जो है टेलीकॉम में उनकी बड़ी अच्छी 5G की जो टेक्नोलॉजी है, तो वो हम नहीं ले रहे हैं वहाँ से, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया, UK ने कह दिया कि उसमें बग्स हो सकते हैं जिससे वो हमारे ऊपर स्पाइंग कर सकते हैं। ये संभावना है। और जैसे कि अभी देखा हमने वेनेजुएला में कि अमेरिका ने बग्स डाले हुए हैं, तो उनकी सारी इलेक्ट्रिसिटी गुल कर दी रात में, और उनके जो रेडार है वो काम नहीं कर पाए। तो ये खतरा तो हमारे यहाँ बना हुआ है, लेकिन उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते इस समय, क्योंकि हमें इक्विपमेंट तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, और चीन से नहीं लेंगे, अमेरिका से लेंगे, तो उसमें भी अमेरिका जो है अब वो तो साफ हो गया है कि उसमें बग्स वगैरह रखते हैं।
तो इसलिए हमारी परेशानी बढ़ेगी। तो इसमें सिर्फ यही हो सकता है कि हम अपना R&D पे खर्चा बढ़ाएं, जिससे हम खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करें, हम दूसरे की टेक्नोलॉजी पे निर्भर ना हो और अपनी टेक्नोलॉजी से अपना इक्विपमेंट हम खुद ही बनाएं, तभी हम इसको जो सिक्योरिटी हमें मिल सकती है। जब तक हम इंपोर्ट करेंगे, वो चाहे अमेरिका से करें चाहे चीन से करें, ये खतरा बना रहेगा कि हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। साल की आदर्श शुरुआत कैसी हो? जिम जाने का रिजोल्यूशन तोड़कर, मीठा छोड़ने की खुशी में मीठा खाकर, कम रीलें देखकर, ज्यादा घूमकर? जवाब है ना। साल की शुरुआत होनी चाहिए उत्सव से, जलसे से, सेलिब्रेशन से। हमने कर दिया है इसीलिए जनवरी की ठंडक में अड्डे का इंतजाम। 10 जनवरी 2026 को पटना के बापू सभागार में जमेगा ललन टॉप अड्डा। खेली जाएगी क्विज, होगी सेलिब्रिटी लोग से बदकुच्चन। आने के लिए आपको सिर्फ फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। thelalantop.com पे जाइए, बैनर पर करिए क्लिक और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।